हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर हम फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और इस बुक में हम आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो जैसे हम ये टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए। आपको कुछ भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, वीडियो क्लास की टाइमिंग को लेकर या नोट्स वगैरह को लेकर, तो आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे पूछ सकते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम पर आपको हमसे कुछ भी क्वेरी करनी है उसके लिए आपको सबसे पहले फिजिक्स गुरु इंडिया आईडी को फॉलो करना होगा और वहां से आप हमसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको वीडियोस की टाइमिंग और वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा और टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आपको सर्च बार में डालना होगा फिजिक्स गुरु इंडिया और यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें लास्ट टाइम पे हमने जो पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था जॉन टेलर इफेक्ट। और जॉन टेलर इफेक्ट हमने किसके लिए पढ़ा था? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो एक बार पहले देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते थे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते थे उसमें 6 लिगेंड्स अटैच्ड होते थे सेंट्रल मेटल एटम से। कैसे अटैच्ड होते थे? ये हमारा सेंटर में मेटल एटम होता था और यहाँ पे हमारे 6 लिगेंड्स अटैच्ड होते थे। तो ये तो होता था हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे 4 लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं। किससे? सेंटर वाले मेटल एटम से। तो इसमें हमारे कितने लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं? 4 लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से। और जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, ये जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ, क्या बॉन्ड लेंथ इनकी सब में सेम होती थी। अब देखो, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमने पढ़े थे उसमें दो चीज होती थी। जो बॉन्ड लेंथ सिमिलर होती थी तो वो क्या होते थे? सिमेट्रिकल, और यानी कि जीरो डिस्टॉर्टेड। और अगर बॉन्ड लेंथ जो होती थी वो मान लो इसकी छोटी हो गई और इस वाले की कंपैरिजन में बड़ी हो गई, तो इसमें क्या आ जाती थी? असिमेट्री। और इसको भी हमने मेजर किया था। किससे मेजर किया था? जॉन टेलर इफेक्ट से। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो जितने भी लिगेंड हैं सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। क्या होती है? सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। लेकिन हम एक चीज देखते हैं, जो इसमें लिगेंड्स में जब बॉन्ड लेंथ सेम होगी तो इसका रिपल्सन फोर्स जो होगा वो भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मतलब उसमें रिपल्सन फोर्स भी ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इसमें किसमें? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब हम लिगेंड को मेटल की तरफ मूव कराते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें स्प्लिटिंग होती है डी सबशेल की। डी सबशेल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में भी होती थी और डी सबशेल की स्प्लिटिंग इसमें भी होती है। लेकिन इसमें जो डी सबशेल स्प्लिट होता है वो रिवर्स मैनर में स्प्लिट होता है। मतलब मान लो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी सबशेल ऐसे स्प्लिट हो रहा था तो इसमें ऐसे स्प्लिट होगा। किसमें? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है डी सबशेल की वो रिवर्स मैनर में होती है और रिवर्स मैनर में इनकी स्प्लिटिंग होती है। तो इसमें स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा? स्प्लिटिंग होगी तो एनर्जी गैप क्रिएट होगा। एनर्जी गैप जो होता है वो इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से भी कम होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से कैसा होता है? कम। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने एनर्जी गैप को किससे रिप्रेजेंट किया था? डेल्टा नॉट से, यानी कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें ओ की जगह क्या आ जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए? तो डेल्टा टी आ जाएगा। तो इसमें एनर्जी गैप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टी से। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से कैसा होता है? कम होता है। कितना कम होता है? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का 1.3 टाइम्स होता है। कितना होता है? 1.3 टाइम्स। तो इसमें देखो, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 4 लिगेंड्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। 4 लिगेंड्स कैसे अटैच्ड है? सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है। द बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑल लिगेंड्स इज इक्वल। जो जितने भी इसमें बॉन्ड लेंथ है किसकी? लिगेंड्स की, वो सब में कैसी है? इक्वल है। सो द इफेक्ट ऑफ रिपल्सन फोर्स ऑफ लिगेंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, but it is observed that when ligand approach towards central metal atom then it will split the d orbital। देखो, जब ये लिगेंड है हमारा, ये हम सेंट्रल मेटल एटम की तरफ यानी कि मेटल की तरफ क्या करा रहे हैं? मूव करा रहे हैं। जब हम इसे मूव करा रहे हैं तो हमारा जो ये मेटल है, मेटल में क्या है? डी सबशेल है। डी सबशेल क्या होगा? हमारा स्प्लिट हो जाएगा। किसमें? रिवर्स मैनर में।
इट विल स्प्लिट द डी सबशेल ऑफ मेटल बट इन रिवर्स मैनर, कैसे में, रिवर्स मैनर में, एंड द स्प्लिटिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स विल क्रिएट स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है तो हमने क्या बताया था क्रिस्टल फील्ड में, जो डी ऑर्बिटल है अगर हमारा स्प्लिट हो रहा है तो इसमें क्या होगा, एनर्जी गैप क्रिएट होगा। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी से, किससे, डेल्टा टी से, एंड इट इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू लेस स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल। देखो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स थे उसमें कितने लिगेंड्स थे, हमारे 6 लिगेंड्स थे, लेकिन इसमें क्या था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे लिगेंड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो सकती थी, डिफरेंट हो सकती थी, तो उसमें स्प्लिटिंग क्या थी, स्प्लिटिंग भी ज्यादा थी। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड्स हैं और सबकी बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है, तो ऑक्टाहेड्रल की कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल जो होगा वो कम स्प्लिट होगा। स्प्लिट भी हो रहा है और कैसे मैनर में हो रहा है, रिवर्स मैनर में, तो इसकी वजह से जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के एनर्जी गैप जो होता है वो क्या होता है, एंड इट इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी गैप होगा वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से कैसा होगा, ज्यादा होगा, या ऐसे कह सकते हो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल से कम होगा। तो इसमें ये देखो, ये डेल्टा टी और डेल्टा नॉट कैसे रिलेट करते हैं, डेल्टा टी और डेल्टा नॉट जो होते हैं 0.45 टाइम्स रिलेट करते हैं। देखो ये डेल्टा टी जो है 0.45 टाइम्स होता है किसका, डेल्टा नॉट का, किसका, डेल्टा नॉट का। अब देखो ये तो बात हो गई इसके रिलेशन की, मतलब ये मेटल जो होता है इसमें कैसे स्प्लिट होता है, लेकिन अब हम इसमें देखेंगे। देखो जो डी ऑर्बिटल होता था, डी ऑर्बिटल का जस्ट अपोजिट, डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसका जस्ट अपोजिट है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें एक चीज देखो, इसमें जो डी ऑर्बिटल है वो कैसे स्प्लिट होगा, उसमें कैसे स्प्लिट होता था, उसमें एनर्जी गैप ऐसे क्रिएट होते थे, इसमें जो हमारे डी सबशेल थे वो हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल दो में स्प्लिट होते थे, हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल। लेकिन इसमें क्या होंगे, इसमें रिवर्स मैनर में स्प्लिट होंगे। स्प्लिट तो इसमें भी हो रहे हैं, लेकिन कैसे मैनर में स्प्लिट हो रहे हैं, रिवर्स मैनर में। मतलब इसमें देखो ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये कैसे आ रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, और ये जो लास्ट वाले 2 ऑर्बिटल्स हैं, कौन से ऑर्बिटल हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ये सेम एनर्जी शो करते हैं। देखो इसमें पहले भी पढ़ा था, जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, जो बिटवीन द एक्सिस जिनके लूप्स बनते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, और जो लास्ट वाले 2 ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो लूप्स बनते हैं वो अलोंग द एक्सिस बनते हैं, और जिसमें अलोंग द एक्सिस बनते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। तो क्या होगा, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल एक साथ होंगे और अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल एक साथ होंगे। तो इसमें इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी एक सी है तो ये इधर आ जाएंगे, और इन दोनों एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी एक सी है, तो इसमें देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो ये वाला ऑर्बिटल यहाँ आ जाएगा। और ये हमारा ऑर्बिटल क्या होता है, स्प्लिट होता है। जब ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, यानी कि डी सबशेल के जो ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, तब उसमें क्या होता है, उसमें एनर्जी गैप क्रिएट होता है। एनर्जी गैप क्रिएट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ऑर्बिटल्स के बीच में, जिसको हम किससे शो करते हैं, डेल्टा टी से। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए किससे शो करेंगे, डेल्टा टी से शो करेंगे। और अब हम देखेंगे कि इसमें अलग अलग ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होती है। देखो कैसे निकालेंगे एनर्जी, जो एनर्जी गैप है वो कैसे निकलेगा इसमें। ये जो हमारा क्या है, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं इसमें, टोटल ऑर्बिटल्स हैं इसमें 5। कितने हैं टोटल ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल्स हैं इसमें हमारे 5, कितने में से, 3 में से।
तो कितना हो गया 3/5, कितना हो गया 3/, और 3/5 देखो एनर्जी कैसी हो रही है, नीचे जा रहा है मतलब लो एनर्जी है। ये कैसा है, लो एनर्जी लेवल है, ये कैसा लेवल है, लो एनर्जी लेवल है। लो एनर्जी लेवल को किससे शो करते हैं, लो एनर्जी लेवल को शो करते थे हम T2G लेवल से। तो इसमें साइन कैसा आएगा, एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, तो साइन कैसा आएगा माइनस का। और ऐसे ही क्या करेंगे हम हाई एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी गैप निकालेंगे। हाई एनर्जी लेवल कौन सा होता है, हाई एनर्जी लेवल होता है ईजी लेवल। क्या होता है, ईजी लेवल। और इसके लिए हम एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसमें देखो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं 5/2। साइन कैसा आएगा, एनर्जी कैसी हो रही है हाई, तो साइन कैसा आएगा प्लस डेल्टा टी, कितना आ जाएगा डेल्टा टी। तो ये चीज हो गई क्लियर। इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 0.4 डेल्टा टी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.6 डेल्टा टी। तो एनर्जी क्लियर हो गई। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कैसे रिलेट करते हैं डेल्टा नॉट से, वो रिलेट करते हैं 0.45 टाइम्स। कैसे, 0.45 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, इसे रिलेट करते हैं। जो इनकी एनर्जी गैप होता है यानी कि स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग कैसी होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से कम होती है, यानी कि एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। एनर्जी गैप कम होता है। जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं वो कैसे होते हैं, जो स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल शो करते हैं। क्या करते हैं, हाई एनर्जी लेवल शो करते हैं। जो रेस्ट 2 ऑर्बिटल्स यानी कि लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसी शो करते हैं, लो एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल को किससे शो करते हैं, T2G लेवल, और हाई एनर्जी लेवल को EG लेवल। तो ये चीज हो गई क्लियर। अब इसकी एनर्जी गैप कैसे निकालते हैं, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, टोटल ऑर्बिटल्स है 5, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5 आउट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स 3। एनर्जी कैसी हो रही है, लो हो रही है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। और ऐसे ही टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं 5, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 5, और आउट ऑफ 2 ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। एनर्जी कैसी हो रही है, हाई एनर्जी लेवल की तरफ चल रहे हैं, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये चीज हो गई क्लियर। अब इसमें एक चीज देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों के लिए स्प्लिटिंग अलग अलग देखी थी। क्या देखी थी, दोनों के लिए स्प्लिटिंग हमने अलग अलग देखी थी। लेकिन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए, अब देखो जो डी ऑर्बिटल होता है, जो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये ऑलवेज हाई स्पिन शो करते हैं। टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये ज्यादातर हाई स्पिन शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग करने के बजाय लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी में लेवल में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। कैसे, अब ये कैसे होगा, इसमें डी ऑर्बिटल में फिलिंग कैसे होगी, किसकी फिलिंग, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होगी वो कैसे होगी, अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब इसमें आगे देखो, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, किसमें, जो हमारा डी ऑर्बिटल है इसमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी। तो ये हमारा किस में डिवाइड हो गया था, 2 एनर्जी लेवल में, लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल, दोनों के लिए हम अलग अलग बनाएंगे और अलग अलग दोनों में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो पहले क्या आता है हमारा लो एनर्जी लेवल, फिर आता है हमारा हाई एनर्जी लेवल। तो ऐसे ही हम इसमें ऑर्बिटल बनाएंगे लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल के लिए। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फिल हो जाएगा। ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही आ जाएगा इसमें, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालनी है इसकी एनर्जी।
CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, यानी कि डेल्टा टी निकालना है हम इसमें। वो हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया था आपको कि जो हमारी ये लो एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी कितनी थी, हमारी लो एनर्जी लेवल वाले की हमारी एनर्जी थी कितनी, -0.6 डेल्टा टी। और हाई एनर्जी लेवल यानी कि इस वाले की हमारी एनर्जी कितनी थी, इसकी एनर्जी थी हमारी +0.4 डेल्टा टी, यही होती है। तो अब क्या करेंगे, अब हम दोनों के लिए क्या निकालेंगे, हम इनकी एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो इसमें हाई एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी कितनी है, -0.6, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो -0.6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, तो कितना आ जाएगा, -0.6 डेल्टा टी, कितना आ जाएगा, -0.6 डेल्टा टी। अब क्या करेंगे, अब ऐसे ही हम निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ऐसे हम निकालते चलेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे निकलेगी, दो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो जाएंगे, किसमें आएंगे, दोनों हाई एनर्जी लेवल में। हाई एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाई एनर्जी लेवल में अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। तो जब यहाँ पे 2 हो जाएगा तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, -1.2 डेल्टा टी। ये क्लियर हो गया कैसे आई, लो एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है, -0.6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए इंटू 2 हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 1.6। और एनर्जी कैसी है हमारी, माइनस में है, तो साइन कैसा आएगा, माइनस का साइन आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो, 3 इलेक्ट्रॉन्स में कैसे फिल होगा, जो हमारा डी ऑर्बिटल है, डी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग करने की बजाय लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारा जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, हमने अलग अलग के लिए निकाला था, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए, लेकिन जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इनमें ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हम। क्यों, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो होते हैं, वो ऑलवेज हाई स्पिन कंटेन करते हैं, हाई स्पिन करते हैं। हाई स्पिन की वजह से जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पेयरिंग में जाने की बजाय लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं। किस में जाते हैं, लो से सीधा हाई एनर्जी लेवल में। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो क्या होगा, 1 2, तो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा, पेयर नहीं बनाएगा, किस में जाएगा, सीधा हाई एनर्जी लेवल में। हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल दोनों के लिए अलग अलग क्या निकालेंगे, डेल्टा टी, और फिर क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, जो हमारा लो एनर्जी लेवल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 2। और हाई एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाई एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होती है, +0.4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +0.4 इंटू 1। ये चीज हो गई क्लियर, सॉल्व करो, 1.2 + 0.4 कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एनर्जी यानी कि डेल्टा टी क्या आ जाएगा, -0.8 डेल्टा टी। ये टी है इसका सफिक्स में। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालो, फोर इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालेंगे तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे जाएंगे, लो एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हाई एनर्जी लेवल में भी कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व करो, 0.4 डेल्टा टी।
4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकल गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालेंगे। जो हमारा 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जब हमारे डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। और जो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, हमारी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेयरिंग किससे स्टार्ट होगी, हमेशा पेयरिंग स्टार्ट होती है लो एनर्जी लेवल से। किससे स्टार्ट होती है, लो एनर्जी लेवल के लिए। तो इससे पहले आप 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो, 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ऐसी निकलेगी। फाइव इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो, लो एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल हैं, 2। हाई एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाई एनर्जी लेवल में हो गए अब हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यह कितना हो गया, ये हो गया 1.2। तो यानी कि इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। क्या होगी, 0। 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ऐसे निकलेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अब हमारे पेयर्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, पेयर्ड। देखो जो हमारा डी सबशेल है, इसमें हाई एनर्जी लेवल और लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल दोनों क्या हो चुके हैं, दोनों हाफ फिल्ड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। और अब हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डालने के लिए क्या होगा, हमारी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और पेयरिंग कैसी होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे रखा गया है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा ऐसे रखा जाएगा। तो ये चीज तो सबको क्लियर है। तो अब इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6, यहां पे पेयरिंग स्टार्ट हो गई। अब हमारा जो लो एनर्जी लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लो एनर्जी लेवल में अब हमारे हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और हाई एनर्जी लेवल में कितने हैं हमारे, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -0.6 डेल्टा टी। ये चीज हो गई क्लियर। 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ऐसे ही करेंगे। निकालो इन्हें, साथ के साथ निकालते चलो। सेवन इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी, लो एनर्जी लेवल जो है हमारा, लो एनर्जी लेवल में यानी कि T2G लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसी हैं, पेयर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.4। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1.2 डेल्टा टी। किसके लिए हो गया, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया। अब किसके लिए निकालेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ऐसे ही 9 10। इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो अब क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी। किसमें, हाई एनर्जी लेवल वाले में। हाई एनर्जी लेवल में, लो एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब हमारे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और हाई एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाई एनर्जी लेवल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कैसे, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -0.8 डेल्टा टी। ये चीज समझ में आ गई। माइनस प्लस का समझ में आ गया। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा बड़ी डिजिट है वो कैसी है, 2.4 है। तो इसका साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या आ रही है एनर्जी, नेगेटिव में आ रही है। 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो, नाइन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हो जाएगा। अब लो एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लो एनर्जी लेवल में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4। हाई एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा
0, यानी कि -0.4 डेल्टा टी। और टी कैसा है, ये सफिक्स में, और टी किस लिए लगाया हमने, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। 10 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 0 हो जाएगी। अब 0 कैसे हो जाएगी, 0 कैसे होगी वो भी देखो। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसी फॉर्म में हो जाएंगे, पेयर्ड फॉर्म में हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स में जो d ऑर्बिटल है हमारा पूरा फुलफिल्ड हो जाएगा। और जो हमारा हाई एनर्जी लेवल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें हो गए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.4। और यानी कि इससे इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है वो हमारी हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, 0। तो ये तो हो गई हमारी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार देख लो फिर से, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 4 लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं, किससे, सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड होते हैं। और इसमें जो सारे लिगेंड्स की बॉन्ड लेंथ होती है क्या होती है, सेम होती है इनकी बॉन्ड लेंथ। लेकिन बॉन्ड लेंथ सेम होती है तो इसमें जो होता है रिपल्सन फोर्स जो होता है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। किसमें, लिगेंड्स में जो रिपल्सन फोर्स होता है ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे हम लिगेंड को मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं तो हमारी क्या होती है, जो मेटल होता है ऐसे होता है हमारा मेटल लिगेंड। जैसे जैसे हम लिगेंड को मेटल की तरफ मूव कराते हैं तो हमारा जो ये ऑर्बिटल होता है, कौन सा, डी सब शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, उसमें क्या होता है, एनर्जी गैप क्रिएट होता है। एनर्जी गैप क्रिएट होता है, एनर्जी गैप को किससे शो करते हैं, एनर्जी गैप को इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। किससे, डेल्टा टी। और टी किसके लिए लगाते हैं हम, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो ये चीज क्लियर हो गई। और इसमें जो स्प्लिटिंग होती है, इसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से कम होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से क्या होती है, कम होती है। तो इसकी वजह से ये जो इनकी डेल्टा टी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो होती है वो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से कम होती है। और ये कैसे रिलेट करती है, ये रिलेट करती है हमारी डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.5 डेल्टा ओ या डेल्टा नॉट, इससे रिलेट करती है। तो ये हो गया हमारा क्या, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दोनों हो गए। अब इसके बाद हम करेंगे इसमें क्या, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलो इसमें आगे देखो, आगे क्या है इसमें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, किसके लिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो इससे पहले आप देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, इन octahedral complex 6 ligands are attached with central metal atom. If ligands above and below the planes are removed, then it gives a square planar complex. When ligand will approach towards central metal, then it will create a repulsion force which is stronger than octahedral. It is due to the d subshell. It is due to the d subshell of metal will split more effectively than octahedral complex, and the splitting energy of these complexes is represented by delta sp and it is more than octahedral complex. अब ये सब क्या लिखा हुआ है, जो हमारा देखो, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे 6 लिगेंड्स अटैच्ड होते थे। कितने थे, 6 लिगेंड्स अटैच्ड होते थे, किससे, सेंट्रल मेटल एटम से। अब जो ये हमारा क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये इसी में, किसमें, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेविएशन शो करता है। कैसे शो करता है, अगर देखो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता था वो कैसे होता था, ये हमारा मेटल हो गया, बीच में हमारे लिगेंड कैसे अटैच्ड होते थे, ऐसे लिगेंड्स अटैच्ड होते थे। अगर हम अबव एंड बिलो द प्लेन लिगेंड को क्या कर दें, हटा दें, तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना, ये कैसा कॉम्प्लेक्स बना, ये बन गया हमारा स्क्वायर प्लेनर। अब आप कहोगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे ही बनता था। देखो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें सारे एक ही एक्सिस पर नहीं बनते थे। उसमें जैसे ये मेटल हो गया, ये मेटल हो गया, एक ऐसे बन गया, एक नीचे की तरफ बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, अलग अलग एक्सिस पर बनते थे। लेकिन जो हमारा
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसमें सब लिगेंड्स एक ही एक्सिस पर बनते हैं। कैसे? मान लो ये मेटल है, यहाँ पे ये मेटल हो गया, एक इस कॉर्नर पे हो गया, दूसरा इस कॉर्नर पे हो गया। देखो एक इस कॉर्नर पे हो गया, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे, चौथा इस पे। कैसे हो गए? ये सारे एक ही एक्सिस पर हो गए। बोर्ड पे ये एक्सिस ड्रॉ नहीं होगी। मान लो ये मेरा हाथ है, ऐसे इस पे एक इस कोने पे हो गया, एक इस कोने पे हो गया, इस पे और एक इस पे, सारे कैसे हो गए? एक ही एक्सिस पर हो गए। तो ये क्या बनाएंगे? हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब देखो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में वही चीज होती है जो हमारे दोनों यानी कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती थी। स्प्लिटिंग कैसे होती थी? जब लिगेंड को हम मेटल की तरफ क्या करते थे? अप्रोच करते थे, यानी कि मेटल को लिगेंड को मेटल को क्लोज लाते थे, तो क्या होता था? उसमें रिपल्सन फोर्स क्रिएट होता है। किसके बीच? जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच, यानी कि डी सबशेल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या करता है? एक रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। जो इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो रिपल्सन फोर्स वर्क करता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो सारे लिगेंड्स हैं वो कैसे एक ही एक्सिस पर प्रेजेंट हैं, तो इसी वजह से जो इनका रिपल्सन फोर्स होता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसकी वजह से जो डी सबशेल होता है, जब हमारा रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है तो डी सबशेल क्या हो रहा था? स्प्लिट हो रहा था। तो इसमें भी डी सबशेल जो होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कंपैरिजन में ज्यादा स्प्लिट होगा। क्या होगा? ज्यादा स्प्लिट होगा। स्प्लिटिंग होने से क्या होता था? एनर्जी गैप क्रिएट होता था। देखो एनर्जी गैप को किससे शो करते थे? डेल्टा से। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किससे शो करते हैं? डेल्टा ओ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से डेल्टा टी और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में डेल्टा एस पी। क्या? डेल्टा एस पी। एस पी स्टैंड्स फॉर स्क्वायर प्लेनर। तो ये चीज क्लियर होगी। अब देखो जो इसकी क्या एनर्जी गैप होगा, एनर्जी गैप भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ज्यादा होगा। देखो जब स्प्लिट रिपल्सन फोर्स ज्यादा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा? स्प्लिटिंग एनर्जी गैप ज्यादा होगा। रिपल्सन फोर्स ज्यादा है तो स्प्लिट ज्यादा होगा, स्प्लिट ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी गैप भी ज्यादा होगा। स्प्लिटिंग एनर्जी गैप कैसे होगा? 1.3 टाइम्स मोर होगा। कैसा होगा? 1.3 टाइम्स। तो इसमें जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कैसा होगा? 1.3 टाइम्स, यानी कि डेल्टा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यानी कि डेल्टा एस पी इज इक्वल टू 1.3 डेल्टा नॉट, यानी कि डेल्टा एस पी जो होगा 1.3 टाइम्स होगा किसके? डेल्टा नॉट के। तो ये चीज हो गई क्लियर। अब देखो इसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता था हमारा, उसमें स्प्लिटिंग होती थी। उसमें दो एनर्जी लेवल्स में हमारे डिवाइड होते थे। क्या? ऑर्बिटल्स। किसके? डी सबशेल के। लेकिन इसमें जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, इसमें जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो डिफरेंट एनर्जीज में डिवाइड हो गए। अब देखो कैसे डिवाइड हो गए। देखो जो हमारा ये डी सबशेल है, ये हो गया हमारा डी सबशेल। और इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं उनके एनर्जी क्या कैसे कैसे रखते थे हम? के नाम क्या है? देखो डी एक्स वाई होता था पहला ऑर्बिटल, फिर डी वाई जेड, डी जेड एक्स, फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता था हमारा डी जेड स्क्वायर। तो इसमें जो हमारी एनर्जी है वो कैसे, यानी कि जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे स्प्लिट होंगे? इसमें जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं डिफरेंट एनर्जीज के लिए अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे। कैसे होंगे? देखो जो हमारा ये वाला एक्सिस है, कौन से वाला एक्सिस है? जो हमारा डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, ये हमारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए क्या शो करेगा? ये सेम एनर्जी रिप्रेजेंट करेंगे। और किसमें? लो एनर्जी लेवल में। किसमें? लो एनर्जी लेवल में। तो ये देखो ये कहाँ आ गया? नीचे आ गया। किसके लिए? लो एनर्जी लेवल के लिए।
कौन कौन से ऑर्बिटल आए, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो ये हो गए हमारे डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये ऑर्बिटल हो गए हमारे, ये वाले दोनों हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो हमारा डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा वो इसमें होगा, ये हमारा यहां आएगा कौन सा, डी जेड स्क्वायर, ये कौन सा ऑर्बिटल है, डी जेड स्क्वायर। फिर इसके बाद इससे ज्यादा एनर्जी कौन शो करता है, इससे ज्यादा एनर्जी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए शो करेगा, वो करेगा डी एक्स वाई, क्या, डी एक्स वाई, ये हो गया डी एक्स वाई। और फिर बचा कौन सा, ये वाला बचा, ये वाला ऑर्बिटल कैसी एनर्जी शो करेगा, ये वाला ऑर्बिटल शो करता है हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये चीज हो गई क्लियर कि ये एनर्जी कैसे कैसे शो करता है। अब देखो जो हमने उसमें क्या किया था, हमने स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन दोनों के लिए हमने क्या किया था, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए थे, क्योंकि उनमें कुछ ऑर्बिटल्स कैसी एनर्जी शो कर रहे थे, कुछ ये 3 ऑर्बिटल्स लो एनर्जी लेवल शो कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और ये हाई एनर्जी लेवल। तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप था वो हमें निकालना बहुत ईजी था। लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, देखो ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज में डिवाइडेड है, क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज में डिवाइडेड है, तो इसमें इतना इजी नहीं होता क्या, इनकी डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, किसमें, डी ऑर्बिटल में। तो इसमें देखो जो इसका ऑर्डर बनता है, क्या बनता है, एनर्जी का जो ऑर्डर बनता है वो कैसे बनता है, इसमें जो डी एक्स वाई है, क्या है, ऑर्डर आता है ये ऐसे, ये वाली सबसे कम एनर्जी शो कर रहा है, कौन से, ये वाले दोनों ऑर्बिटल, ये और ये वाले ऑर्बिटल सबसे कम एनर्जी शो कर रहा है, और इक्वल भी है, डी वाई जेड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी जेड एक्स। फिर इससे ज्यादा एनर्जी कौन शो कर रहा है, डी जेड स्क्वायर, यहां आ गया डी जेड स्क्वायर। फिर इससे ज्यादा डी एक्स वाई, फिर इससे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन शो करता है, सबसे ज्यादा शो करता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये इसका एनर्जी ऑर्डर हो गया, किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके तीनों कॉम्प्लेक्सेस, तीनों कौन कौन से, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये तीनों क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब इसमें हम आगे करेंगे हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग CFST, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसके जो हम फैक्टर्स करेंगे, जैसे कि क्वांटम नंबर ऑफ मेटल का क्या इफेक्ट होता है, क्या कैसे ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, चार्ज और मेटल जो होते हैं, मेटल पे जो चार्ज होता है वो कैसे इफेक्ट करता है, तो ये चीज हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था, हमने की थी जॉन टेलर इफेक्ट किया था, उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे डिस्टॉर्शन निकालने के लिए, यानी कि कौन सा कॉम्प्लेक्स लो डिस्टॉर्टेड है या हाई डिस्टॉर्टेड है। तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स दिया था, इसमें कॉम्प्लेक्स का जो एग्जाम्पल दिया था वो हम करके देखेंगे। अभी पहले आप इसको नोट कर लो। तो देखो ये था हमारा क्वेश्चन, वो इसमें देखो कैसे करेंगे। इसमें पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, किसकी, मेटल की, यानी कि CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसमें, ग्राउंड स्टेज और एक्साइटेड स्टेज में, दोनों में। फिर ये देखेंगे कि हमारा जो लिगेंड है ये वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो हमारा ये क्या कॉम्प्लेक्स है ये लो डिस्टॉर्टेड है या हाई डिस्टॉर्टेड है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे पहले, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, CO की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। अरे F की कितनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी तो निकालते हैं, CO की मान ली F X
और एफ के कितने हैं, एफ के 6 हैं, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1 होती है, और इधर क्या है, -3 चार्ज है, तो ये हो जाएगा x - 6 इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -3 + 6 और x इक्वल्स टू +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो गई इसकी, किसकी, CO की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, CO की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO +3 आ गई। अब क्या करेंगे, इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले 27 CO के लिए करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 हो गया। अब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के लिए यानी कि एक्साइटेड स्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 27 CO + 3 के लिए, 27 CO + 3 के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3p6 तक तो ऐसे चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4s0 और 3d6, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6। अब क्या करेंगे, अब पहले ये बताना है कि जो हमारा F है ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है, जो हमारा F है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है। F जो है हमारा वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में D6 किसके लिए आता था, वीक फील्ड लिगेंड में जो हमारा D6 कॉन्फ़िगरेशन आता था वो किसके लिए आता था, वीक फील्ड लिगेंड में जो हमारा D6 कॉन्फ़िगरेशन आता था वो लो डिस्टॉर्शन के लिए आता था। कैसे, अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डिस्टॉर्शन कैसे होता था, 1 2 4 5 और वीक फील्ड लिगेंड के लिए 1 2 6 और 7। तो ये कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा लो डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्स। कैसा हो गया, लो डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्स। इसमें कैसा हो गया, लो डिस्टॉर्शन हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें कोई एग्जाम्पल कुछ भी आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। तो अब इसमें हम नेक्स्ट टाइम पे क्या करेंगे, इसमें हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो करेंगे एप्लीकेशंस, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।